हम दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कवि परिचय को और फिर जानेंगे कविता के भावार्थ को। तो यहाँ पर जो कवि है ना, वो क्रांतिकारियों से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? क्रांतिकारियों से। ठीक है, इनको इस गर्म जमीन को अपनी वर्षा से शीतल कर दो। ठीक है, और आगे क्या कहता है? बादल गरजो। ठीक है, अब देखो ये तो हमने समझ लिया, इस हट नहीं रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं सांस लेते हो पर कर देते हो, जो है ना, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। क्या है? मानवीकरण। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है PWKS ऑनलाइन भव्य मंच पर। मैं हूं सत्यम और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं समरी सीरीज बैच के अंदर। प्यारे बच्चों, इस बैच के अंदर जैसे कि आपको पता ही है कि इस प्यारे से बैच के अंदर हम डिस्कस करते हैं हर चैप्टर की समरी, जो कि हमारी कक्षा 10 के जो CBSE के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। इसी क्रम में बच्चों, आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है उत्साह और अट नहीं रही। इन दोनों चैप्टर की हम समरी को समझेंगे। चूंकि ये कविताएं हैं, देखो यहाँ पर एक बात और अच्छे से समझो कि कविताएं हैं तो कविताओं को समझना बहुत जरूरी होता है। हिंदी के अंदर या किसी भी भाषा के अंदर अगर आप चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, लेखक, कवि या निबंधकार जो भी आपसे कहना चाहता है उस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से यदि समझ गए हैं, तो मान के चलिए कि आपका 70% काम हो जाता है। 30% काम बस आपकी लिखने पर रह जाता है कि आप किस तरीके से प्रश्न पत्र के अंदर लिख रहे हैं। हिंदी के अंदर दो ही मुख्य कौशल माने जाते हैं, एक तो समझने की कला और दूसरा लिखने का तरीका। जिस तरीके से आप लिखेंगे उसी तरीके से आपको अंक प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में चलिए हम अपने 70% वाला जो पार्ट है, यानी कि चैप्टर्स की जो समरी है, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, अवधारणात्मक समझ को समझते चलते हैं। इस तरीके से हम चैप्टर का रिवीजन भी करते चलेंगे और एक तरीके से फिर से एक शॉर्ट टर्म तैयारी भी कर लेंगे कि किस तरीके से हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए बच्चों, आज के चैप्टर की बात करते हैं। आज का चैप्टर है अट नहीं रही है, जो कि निराला जी द्वारा लिखा गया है। इस लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों हम दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कवि परिचय को और फिर जानेंगे कविता के भावार्थ को। क्यों जानेंगे भाई? क्योंकि ये दोनों चीजें जो है ना, वो IMP हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां से ना एक चीज और है बेटा, यहां से जो बहुत खास प्रश्न बनते हैं वो MCQ से बनते हैं। यहां से दो क्वेश्चन आपको MCQ में दिखेंगे, एक क्वेश्चन जो है ना आपको अलंकार में भी दिख सकता है। कहाँ दिख सकता है? अलंकार में। ठीक है, चूंकि इस कविता में जो है ना मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। किसका? मानवीकरण का। ठीक है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इस कविता में भर भर के किया गया है। इसीलिए ये हो सकता है कि आपको यहाँ से एक लाइन जो है ना वो अलंकार वाले पोर्शन में पूछ ले, और ऐसा यहाँ से कई बार हो चुका है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है जो लघुत्तरीय होगा। ठीक है, देखो ये इस चैप्टर का जो ओवरऑल वेटेज है ना कि परीक्षा के अंदर कितने अंक का पूछा जाता है, तो ये चैप्टर जो है वो कम से कम 3 अंक से लेकर 5 अंक के बीच में जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ये चैप्टर हल्का फुल्का चैप्टर नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले पड़ाव की, यानी कि हमारे कवि महोदय की। तो प्यारे बच्चों, कवि हमारे जो हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। एक विद्वान कवि हैं, हिंदी की धारा को एक नई धारा देने वाले कवि हैं, छायावाद के प्रमुख स्तंभकारों में से माने जाते हैं। कवि महोदय का नाम है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जो जन्म स्थान था वो बंगाल का महिषादल था, पर पिताजी को ना नॉर्थ इंडिया में जॉब लग जाती है, यानी कि इस तरफ आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ, और यहीं पढ़ते लिखते हैं। साथ ही साथ अपनी व्यक्तिगत रुचि के चलते, अपनी व्यक्तिगत स्वाध्याय के चलते जो है ना, ये हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर, बहुत सी भाषाओं के अंदर ये कमांड भी कर लेते हैं। ठीक है, और इनका जो जन्म था वो होता है 1899 में और मृत्यु हो जाती है 1961 में। अब यहाँ पर ना बेटा एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी निराला जी के खाते में जाती हैं, यानी कि निराला जी ने कुछ ऐसी चीजों पर भी काम किया जहां पर बहुत ज्यादा या बहुत सारे लोगों को सफलता नहीं मिली। जैसे ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर, मतलब बहुत पहले जो नेहरू जी की किताब थी ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस पर ही एक TV सीरियल आया करता था दूरदर्शन पर, भारत एक खोज, जिसमें वो गाना बजा करता था, कौन था मानव जाति के पहले विद्यमान, ऐसा कुछ गाना था, वो परफेक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उस गाने का जो ट्रांसलेशन था ना वो निराला जी ने किया था। संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन उसको निराला जी ने किया था। और यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप अनुवाद करते हैं तो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, पर जिस तरीके से जो लय थी ना, जो संस्कृत के श्लोक की लय थी, वही लय जो थी ना सेम उस ट्रांसलेशन की थी। तो ये निराला जी का मसला था कि कितने विद्वान वो कभी हुआ करते थे।
अब इनकी विद्वत्ता की हमने चर्चा कर ली, इनके व्यक्तिगत जीवन की चर्चा कर ली, इनकी रचनाओं की चर्चा कर ली कि भाई अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते जैसी शुद्ध रचनाएं, ठीक है, जैसी मानक रचनाएं जो हैं वो निराला जी के द्वारा रची गई हैं। अब बात करते हैं आज की कविता की, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो कविता है उसका टाइटल है बादल गरजो। ठीक है, बादल गरजो मतलब उत्साह। क्या है? उत्साह। ठीक है, उत्साह। ठीक, अब इस कविता का नाम उत्साह क्यों है, ये बात तो पढ़ते पढ़ते पता चलेगी। पर देखो, बादल जब भी गरजता है तो मन के अंदर एक कौंध तो आ ही जाती है, वाह बारिश होने वाली है, वाह पानी गिरेगा, मजा आएगा। ठीक है, छोटे बच्चों को बहुत विशेष उत्साह होता है, एक उम्र तक हमको भी होता है, फिर हम सोचने लगते हैं यार पानी गिरेंगे तो यार भीग भाग जाएंगे, कौन परेशान हो। ठीक है, पर उत्साह जो है ना वो बादल से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इस कविता का जो नाम है ना वो उत्साह रखा गया है। आइए कविता पढ़ते हैं और समझते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओम, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो भैया यहां से जो है ना कवि महोदय निवेदन करते हैं बादलों से, आवाहन करते हैं बादलों का कि हे बादल राज, हे घनराज। ठीक है, अब घन जो है वो बादल का ही पर्यायवाची है। कविता की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में अच्छी समझ के लिए शब्दों का जो होता है ना वो पर्यायवाची भी आना चाहिए, समानार्थी भी आना चाहिए, ये तमाम चीजें आना चाहिए, तब कविता पढ़ने का, तब साहित्य पढ़ने का मजा आता है। ठीक है बच्चा, तो चलो अब देखो होता क्या है कि कवि जो है वो बादल से आवाहन करता है, ये बात कहता है बादल से कि बादल गरजो। ठीक है, और कैसे गरजो? घेर घेर घोर गगन। ठीक है, कि भाई सारा जो गगन है, सारा आसमान है, उसको घेर लो और फिर बहुत जोर से गर्जना करते हुए, कैसे? बहुत जोर से गर्जना करते हुए जो है वो बरसो। अब यहाँ पर जो है ना एक चीज याद रखना कि धाराधर और बादल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। आगे कवि महोदय ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारी आकृति है ना, जैसे बादल कैसा होता है, बादल ऐसा होता है ना, ऐसा घुंघराला सा, ऐसा कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी बात को कवि महोदय कह रहे हैं कि तुम बादल हो ना, तो बादल की जो स्माइल है, ठीक है, उस स्माइल को देख के कि भाई ये जो तुम्हारे बाल हैं वो ऐसे लग रहे हैं, तुम्हारा आकार ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ना काले घुंघराले तुम्हारे बाल हो। ठीक है, और इन बालों को देखकर, ठीक है, उस कवि के मन की कल्पना जाग गई कि भाई ललित ललित काले घुंघराले ऐसे तुम्हारे बाल हैं, और उन बालों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो कल्पना है, कल्पना ही वास्तविक हो गई। जैसे कल्पना का विस्तार होता है, वही कल्पना का विस्तार जो है वो तुम्हारे बालों से झलक रहा है। फिर आगे क्या कहता है? विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। विद्युत छवि मतलब बिजली की जैसी जो चमक है, छवि का अर्थ होता है चित्र। क्या होता है? चित्र। ठीक है, तो वे कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर बिजली की जो कौंध है, उस कौंध की तरह। अब यहाँ पर कौंध मतलब ये नहीं कि जो आसमान वाली बिजली है उससे नहीं, यहाँ पर विद्युत छवि से आशय है विचारों से, क्योंकि कविता का जो अर्थ है बेटा ये दो अर्थों में निकलता है। अगर अभिधा के अर्थ में लोगे, किसके अर्थ में? अभिधा के अर्थ में, अभिधा के अर्थ में यदि तुम लोगे इसको, तो ये जो केवल और केवल बादलों के आवाहन की कविता है। कवि बादलों से कहता है कि गरजो और बरसो, लेकिन लक्षणा के अर्थ में लोगे अगर, तो किसके अर्थ में? लक्षणा। और लक्षणा के अर्थ में यदि तुम इसको लोगे तो यहाँ पर जो कवि है ना वो क्रांतिकारियों से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? क्रांतिकारियों से। ठीक है, कि भाई देश जो है वो परतंत्र है, और देश को आज़ाद करने की जो भावना है उसके लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको संदेश दे रहा है कि भाई बादलों की तरह तुम गरजो और इस मृत संसार में एक नई चेतना भर दो, एक नई जागृति डाल दो। ठीक है, तो वही बात कह रहा है। यहाँ पर विद्युत छवि का जो अर्थ निकलता है वो विचारों से भी निकलता है। ठीक है बच्चा, अगर लक्षणा के सेंस में बात करें और अभिधा के सेंस में बात करें, यानी कि जब सीधी बात कही जाए और सीधी बात समझी जाए, उस सेंस में यदि बात करें तो बस सीधी सी बात ये कह रहा है कि जिस तरीके से बादलों के अंदर जो चमक होती है, मतलब जो बिजली की चमक होती है, उसी चमक की तरह तुम कवि के अंदर, ठीक है, इस संसार में नव जीवन भर दो, एक नई जागृति भर दो। होता है ना कि जब बादल गरजते हैं तो लगता है यार कि भाई बिजली चमक गई, और जब बिजली चमकती है तो एक
उत्साह, एक रोमांच हमारे अंदर भी आ जाता है कि वाह बिजली चमक गई, अब तो और जोर से पानी गिरने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर कवि महोदय बादलों से आग्रह कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से तुम्हारा स्वरूप है, काले घुंघराले तुम्हारे बाल हैं और तुम में विद्युत छवि सा तेज है, उस तेज से इस संसार में नवीन चेतना का आरंभ कर दो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा मतलब वज्र रूपी जो शक्ति है, अमोघ शक्ति जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई है, बसी हुई है, उस शक्ति का प्रयोग करके उस शक्ति का संचार जो है वो हम सब में कर दो, और नई कविता का जो संचार है वो हम सब में कर दो और फिर से बरसो। ठीक है, तो ये थी कविता का पहला भाव। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को, गड़गड़ाओ, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे केश कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम फिर से गरजो और फिर से बरसो। ठीक है, तो ये पहले पैराग्राफ का भाव था। चलिए बात करते हैं कविता के दूसरे पैरा की। अब दूसरे पैराग्राफ के अंदर ये होता है, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग से सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो यहाँ पर विकल विकल कहा गया है। विकल विकल मतलब जब होता है ना कि देखो गर्मी का जब सीजन आता है तब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे बहुत गर्मी है, बड़ी उमस है, हाय पसीना चू गया। ठीक है, तो ऐसी जिंदगी हो जाती है लोगों की, लोग बड़े खिंचे खिंचे उदास उदास से हो जाते हैं। इसी बात को लेकर कहा गया है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। जब आदमी परेशान हो जाता है, जब आदमी को बड़ी उलझनें घेर लेती हैं तो उसका मन तो खिन्न हो ही जाता है, साथ ही साथ वो निराश भी हो जाता है, उसका मन जो है ना वो संसार से उचट जाता है। तो उसी तरीके से ये कह रहा था कवि कि भाई सारे लोग जो थे ना वो विकल हैं, उन सारों के जो लोग थे उनके मन भी उचटे हुए हैं। विश्व के निधाक से सकल जन, यानी कि संसार में जो गर्मी फैली है, गर्मी से यहाँ पर जो आशय है ना, यहाँ पर गर्मी से आशय है जो निराशा हमारे अंदर फैली है, जो एक हीन भाव आ गया था लंबे समय तक, जो है ना क्रांति की अभाव में, गुलामी के प्रभाव के कारण एक हीन भाव भी आ गया था, अरे ठीक है अब अंग्रेज ही हैं, ऐसा भाव आ गया था। ठीक है, तो उसी भाव को कह रहा था कवि निदाख, कि भाई निदाख यानी कि सारे जो ताप के मारे, सारे जो गुलामी का ताप था उसके कारण जो है ना बड़ा निराशा आ गई थी, पुरातनता के कारण बड़ी निराशा आ गई थी। उसी निराशा को यहाँ पर कवि ने कह दिया है निदाग, यानी कि विश्व की गर्मी कह दिया है। फिर देखो क्या कहता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। फिर इतनी जब गर्मी पड़ी, ठीक है, होता है ना पहले गर्मी का सीजन आएगा, गर्मी के बाद ठंडी का बरसात का सीजन आ जाता है, और बरसात के बाद वापस ठंडी आ जाती है। जैसे अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, ठंडी में नवंबर दिसंबर चल रहा है। ठीक है, दिसंबर जनवरी तक ठंडी रहने वाली है, फिर फरवरी में थोड़ी थोड़ी ठंडी कम होगी, मार्च में फिर गर्मी आ जाएगी। ठीक है, और गर्मी के बाद जैसे ही तुम्हारे स्कूल खुलेंगे यानी कि जुलाई में पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो वही बात है कि इतनी गर्मी जब हो रही थी तो ना जाने कहाँ से आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ठीक है, कि भाई अज्ञात दिशा से, पता नहीं, एकदम से गर्मी थी पर पता नहीं कहाँ से जो है वो बादल आ गए। ठीक है, और तप्त धरा जल से शीतल कर दो, कि भाई गर्मी पड़ रही थी तो जमीन भी तप रही थी, इसी तपती हुई जमीन पर पानी गिराने का जो आग्रह है वो कवि करता है। वो कह रहा है कि भाई जमीन जो है वो जल रही है, इस जलती हुई जमीन को, इस गर्म जमीन को अपनी वर्षा से शीतल कर दो। ठीक है, और आगे क्या कहता है, बादल गरजो। ठीक है, अब देखो ये तो हमने समझ लिया, इसका भावार्थ क्या है ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। कवि कहता है, चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उछटे हुए थे, अनमने थे, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है, बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसते लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ और खूब गरजो, खूब बरसो। ठीक है भैया जी, तो ये था कविता का भावार्थ जिसको हमने सीखा। इस कविता का नाम था उत्साह। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना क्वेश्चन आंसर भी हमने पता कर लिए थे कौन कौन से बढ़ते हैं। फिर देखो एक और अर्थ छुपा था इसका, इस कविता का एक सांकेतिक अर्थ भी था। अब इसका सांकेतिक अर्थ है ये समझो,
अर्थ यह है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, अनमने थे। तब ना जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कवि बादलों से यही प्रार्थना करता है, हे बादलों तुम खूब गरजो बरसो और दुखी और पीड़ित, यहाँ दुखी होना था बेटा, दुखी पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। ठीक है, तो ये तो था बेटा कविता का भावार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं अगली कविता की। हमारी जो अगली कविता है वो है उत्साह के बाद जो दूसरी कविता है उसका नाम था अट नहीं रही है। तो आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं कि अट नहीं रही है की बात, किस चीज की बात जो है वो कवि कह रहा है कि अट नहीं रही है। तो देखो अट नहीं रही है, ये जो कविता है ना, इसको पहले समझ लो कि ये जो कविता है यह वसंत ऋतु का वर्णन कर रही है। ठीक है, होता है ना कि मार्च और फरवरी के बीच में, ठीक है, मतलब मार्च की शुरुआत में और फरवरी के एंड में वसंत ऋतु आती है। ठीक है, और इस ऋतु का अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक आभा होती है। हिंदी साहित्य के अंदर, संस्कृत साहित्य के अंदर जो भारतीय वांग्मयम है ना, उस पूरे की पूरी साहित्य परंपरा में इस ऋतु का वर्णन अलग अलग लोगों ने किया है। और ये माना भी जाता है कि अगर आप ट्रेडिशनल कवि हैं, पारंपरिक कवि हैं और आपने वसंत वर्णन नहीं किया है तो फिर आप कवि हो ही नहीं सकते, फिर आप उम्दा कवि नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए देखिएगा हर कवि ने अपने अपने शब्दों के अर्थ में, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी कविता में कहीं ना कहीं वसंत का वर्णन तो किया ही है। ठीक है, तो चलिए निराला जी के वसंत वर्णन को समझते हैं। यहाँ पर निराला जी कहते हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। भाई इसका अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ पर कवि महोदय कह रहे हैं कि फागुन मास की जो मादकता है वो अट नहीं रही है, मतलब आंखों में समाई नहीं रही है। आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, यानी कि फागुन की जो आभा है, जो वसंत ऋतु की आभा है, वो इस प्रकार से बढ़ गई है, इस प्रकार से उसका सौंदर्य बढ़ गया है कि अब तो प्रकृति में ही वसंत ऋतु समाहित नहीं हो पा रही है, यानी कि वसंत का जो आवरण है ना, उसकी शोभा जो है उसके शरीर से ही सट नहीं पा रही है। ठीक है, अब देखो इसी बात को कैसे हम लिख सकते हैं। निराला जी ने फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि वह समा ही नहीं पा रही है, वह बाहर छलक छलक पड़ती है। फागुन की क्रांति, फागुन की क्रांति तन में समा नहीं पा रही है, उसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक झलक उठती है। ठीक है, यानी कि फागुन की जो मादकता है, जो फागुन की सुंदरता है, वो इतनी प्यारी है, इतनी मोहक है कि अगर फागुन कोई शरीर होता तो उसके शरीर में, उसके वातावरण में, प्रकृति में ही फागुन की छटा जो है वो समा नहीं पा रही है। अलग से ये बोध करा देती है प्रकृति अपनी सुंदरता के माध्यम से कि फागुन चल रहा है। ठीक है, इसीलिए प्रकृति जो है ना वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत आकर्षक दिखाई देने लग रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कहता है, कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। ठीक है, अब यहां पर कहीं सांस लेते हो पर कर देते हो जो है ना, यहां पर मानवीकरण अलंकार है। क्या है? मानवीकरण। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बेटा ये आता है परीक्षा में। ठीक है, और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहां से हो सकता है कि इस बार भी पूछ लिया जाए। भर देते हो, ओढ़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, तो ये भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कवि जो है ना वो वसंत को मनुष्य मानते हुए, वसंत की आभा को मनुष्य मानते हुए ये कहता है कि जब तुम सांस लेते हो, यानी कि प्रकृति के अंदर जब महक हवा चलती है, ठीक है, और उस हवा से ऐसा लगता है कि तुम सांस ले रहे हो, पर चूंकि वसंत का आगमन है, हर पेड़ पर ना फूल आए हुए हैं, और जो फूल नहीं देते हैं वो मोराए हुए होंगे, और जो मोरते भी नहीं, जिनके अंदर फल आते हैं सीधे, तो उनके अंदर भी फल आना शुरू हो गए होंगे। इस पूरे वातावरण में एक सुगंधित जो सुगंध है वो छा जाती है। तो इसी सुगंध को आधार बनाते हुए कवि ये कहता है कि जब तुम सांस लेते हो, ठीक है, यानी कि जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना सारा जो घर है, सारा जो सृष्टि है, सारा जो पर्यावरण है वह सुगंध से भर गया है। उड़ने को तुम नभ पर कर देते हो, कि भाई ऐसा लगता है कि तुम उड़ने के लिए जो है ना सारे संसार में सारे बादलों को ना तुम अपने परों से भर लोगे। फिर देखो आगे क्या है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है,
वो ये कहता है कि अगर मैं चाहूं भी, कवि ये कह रहा है कि यदि मैं चाहूं भी और तुम्हारी सुंदरता पर ध्यान ना दूं तो ऐसा संभव ही नहीं है, कहीं ना कहीं से ना तुम्हारी सुंदरता मेरी आंखों के सामने आ ही जाती है। यानी कि देखो बात ये है कि प्रकृति चारों ओर जो है वो सुंदरता से लदी हुई है, और कवि एक चित्र को छोड़कर दूसरे चित्र की ओर जाता है तो उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है कि यार छोड़ो, आम का पेड़ सुंदर नहीं है, पीछे घुमा तो देखा आ हा क्या है भाई, बढ़िया बढ़िया फूल खिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकृति के विषय में कवि महोदय ये बताते हैं कि वसंत के समय प्रकृति अपने चरम पर है। ठीक है, उसकी सुंदरता का जो भाव है वो उस प्रकार से है कि कवि अपनी आंख हटाना भी चाहे तो उससे आंख हटा नहीं पा रहा है। ठीक है, फिर देखो क्या है, वही बात है, फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है, हे फागुन कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो, तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है, लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है, तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं, लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कभी फागुन से कहता है, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को जी चाहता है, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से आंखें नहीं हटा पाता हूं। तो वही बात है कि भैया बसंत का मौसम है और इस मौसम पर तो चीजें सुंदर हो ही जाती हैं, और कवि सुंदरता का वर्णन तो कर देता है, साथ ही साथ ये भी कह देता है कि मैं चाहता हूं कि तुमसे आंख हटा लूं, कि भाई मैं तुम्हें ना देखूं, पर तुम इतने मोहक हो, इतने सुंदर हो कि मैं तुमसे चाह कर भी आंख हटा नहीं पा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो है, अगला पैराग्राफ है वो ये है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब होता है हृदय या गला, और मतलब होता है हृदय बेटा, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री की पट नहीं रही है। अब सौंदर्य वर्णन को, वसंत की ऋतु का जो सौंदर्य वर्णन है, जो शोभा है, उसका वर्णन करते हुए आगे कवि ये बताता है कि भाई चारों तरफ जो पेड़ हैं, ठीक है, जैसे हर पेड़ होता है, पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इस तरीके से जितने भी पेड़ हैं, ठीक है, सारे पेड़ों पर ना पत्ते आ गए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया पत्ते लगे हैं, और जब पत्ते आ गए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फूल भी आए होंगे, तो ऐसे 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 हर जगह फूल लगे हैं। ठीक है, और इन फूलों में कहीं कहीं फल भी लगे होंगे। ठीक है, तो भाई फल भी लगे हैं, और इन तमाम बातों से ये पता चल रहा है कि प्रकृति जो है ना वो अपने पूरे पूरे सौंदर्य पर है। कहीं हरे फूल हैं, ठीक है, यानी कि कहीं जो है पत्तियां हरी हरी हो गई हैं, और कहीं लाल लाल फूल आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पता चल रहा है कि सौंदर्य बढ़िया है। ठीक है, प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य पे है। और फिर आगे कवि कहता है, कहीं पड़ी है उर्में गंध मंद पुष्पमाल, यानी कि प्रकृति के अंदर जो फल फूल हैं, ठीक है, जो वृक्षों का फलना है वो अपने चरम पर है, हर वृक्ष पर फल आए हुए हैं, हर वृक्ष पर फूल आए हुए हैं। इन फूलों के कारण जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बसंत जो है ना अपने गले में फूलों की माला पहनकर जो है ना वो घूम रहा है। ठीक है, फिर आगे कवि कहता है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, कि भाई कवि जो है ना शोभा श्री को, वसंत की आभा को बांटने की कोशिश भी कर रहा है कि भाई कैसे तरीके से समझ में तो आए कि ये क्या हो रहा है, कितना वसंत सुंदर है। ठीक है, पर इन तमाम प्रयासों के बाद भी जो वसंत की शोभा है वो पट नहीं रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका अर्थ समझिए। वृक्षों में, फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लद गए हैं, कहीं हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल लाल, कहीं वृक्षों के गले में गंध मंद पुष्पमाल वाली फूल मालाएं दिखाई दे रही हैं। आशा यह है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं। जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही है, वह सब जगह प्रकट हो उठती है। तो यही बात है कि भाई सौंदर्य इस तरीके का हो गया है कि वृक्ष भी ऐसा लग रहा है कि भाई वृक्षों पर इतने फल फूल आ चुके हैं, इतना जो है वृक्ष पल्लवित हो चुका है कि लग रहा है शायद वृक्ष ने ही माला पहन ली है। ठीक है, और उसी माला का जो खुशबू है ना वो चारों ओर फैल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने निराला जी की इस कविता को समझा, जहां पर अट नहीं रही है और उत्साह, इन दोनों कविताओं को हम पढ़ चुके हैं। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।